टैक्स बचाने का और टेंशन या फिर मुश्किल में फंसा हुआ आपका रिटर्न, हर मुश्किल सवाल का आसान जवाब है टैक्स गुरु, जहां हम ना सिर्फ आपको टैक्स बचाने के गुर सिखाते हैं बल्कि उलझनों को भी सुलझाते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और आज इस बार के टैक्स गुरु हैं गौरी चड्ढा, जाने माने टैक्स एक्सपर्ट हैं। गौरी, आपका स्वागत है टैक्स गुरु में। इस बार हर बार की तरह कई सारे पेचीदे सवाल भी आए हैं और कई सारे नए डेवलपमेंट भी सरकार की तरफ से हुए हैं जो कि इनकम टैक्स पेयर्स को राहत देने वाली है। उन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दूं कि अगले आधे घंटे तक आपको शो देखना क्यों है जरूरी, क्योंकि शो में हम आपको बताने वाले हैं पिछले 5 साल के इनकम टैक्स रिटर्न को वेरीफाई करने का फिर से मिला है आपको आखिरी मौका। इसके लिए क्या करना होगा, क्या है वेरीफाई करने की शर्तें, सेल्फ असेसमेंट, टीडीएस और एडवांस टैक्स में क्या है अंतर, इसको एक समझने की ना करें गलती। साथ ही साथ अगर आप गुड्स के साथ सर्विस भी दे रहे हैं तो क्या आप कंपोजिशन स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। इन सारे मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो पिछले दिनों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक बड़ी राहत के तौर पर आया है इनकम टैक्स पेयर्स के लिए, वो ये है कि पिछले 5 साल के इनकम टैक्स रिटर्न को अगर आपने वेरीफाई नहीं किया है तब तक आपका रिटर्न पूरा नहीं माना जाता है। अब भी आपके पास मौका है, आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्या करना होगा गौरी समझते हैं। गौरी, ये क्या है सरकार का नया फरमान और ये किस तरह से राहत देने वाला है टैक्स पेयर्स को? देखिए लक्ष्मण, होता क्या है, जब हम अपनी रिटर्न को फाइल कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं, तो हम ये मानते हैं कि ये जो रिटर्न का प्रोसेस है ये पूरा हमारे तरफ से कंप्लीट हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब तक हम अपनी रिटर्न को वेरीफाई नहीं कर देते तब तक असेसिंग ऑफिसर इसको प्रोसेस नहीं करता और ये माना जाता है कि आपने अभी तक रिटर्न भरी नहीं है। जब आप इसको ई वेरीफाई कर देंगे या वेरीफाई कर देंगे, उसके बाद ही ये प्रोसेस होगी और उसके बाद ही आपको जो इंटीमेशन आती है, प्रोसेसिंग की नोटिफिकेशन आती है और जो सारे आगे नोटिसेस का कार्यक्रम है वो शुरू होता है, वो सब इनके बाद ही होता है। तो अगर आपने अभी तक अपनी पिछले कुछ सालों की जो रिटर्न है उसको वेरीफाई नहीं करा था तो ये माना गया कि आपने अपनी रिटर्न भरी ही नहीं है और इस केस में यूजुअली नॉन फाइलिंग का नोटिस आता है। तो अब सरकार ने पिछले 5 साल की रिटर्न को ई वेरीफाई करने का या वेरीफाई करने का मौका दोबारा दिया है, क्योंकि यूजुअली ये जो वेरीफाई करना होता है ये विद इन 120 डेज ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न करना होता है, तो वो पिछले 5 साल के निकल चुके हैं। तो अब आप असेसमेंट ईयर 15-16 से लेके 19-20 तक अपनी जो रिटर्न है उसको वेरीफाई कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी राहत है। लेकिन चूंकि आपने बहुत अच्छी बात कही कि आप सिर्फ रिटर्न फाइल कर देते हैं, उतने भर से नहीं होता, आपको वेरीफाई करना पड़ता है। तो अब चूंकि राहत मिल गई है, मौका एक मिल गया है, तो हमारे टैक्स पेयर्स को जरा ये बताइए कि कितने तरीके से हम ये वेरीफाई कर सकते हैं, हमारे पास क्या क्या तरीका होता है। देखिए लक्ष्मण, बहुत सारे तरीके हैं वेरीफाई करने के लिए। सरकार ने इस प्रोसेस को बहुत ही आसान कर दिया है। देखिए, सबसे पहले तो आधार बेस्ड ओटीपी आता है, वो सबसे सिंपल तरीका है। अगर आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक्ड है और आपका पैन और आधार की लिंकिंग हो चुकी है तो आपका सिंगल क्लिक पे आपको आपके मोबाइल फोन पे ओटीपी आएगा और आप उसको वेरीफाई कर देंगे। अगर आधार वाला ऑप्शन आपके पास नहीं है तो आपके पास डीमैट का ऑप्शन है, आपके पास बैंक अकाउंट का ऑप्शन है, आपके पास एटीएम का ऑप्शन है, ऐसे कुछ ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। अगर इन सब में आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो जो ट्रेडिशनल तरीका होता था, आप अपनी आईटीआरवी का प्रिंट आउट लीजिए, उसको साइन करिए और उसको स्पीड पोस्ट करा दीजिए सीपीसी बेंगलुरु में। तो ये सबसे आसान तरीका है, ट्रेडिशनल तरीका है। अगर कोई कंप्यूटर में इतना ज़्यादा टेक सेवी नहीं है तो वो आराम से इसको जो एक्नॉलेजमेंट है उसका कॉपी लेके साइन करके उसको बेंगलोर भेज सकता है। हालांकि मैं तो दर्शकों को यही सुझाव दूंगा कि अभी जो सोशल डिस्टेंसिंग का मामला है और सावधानी आपको बरतनी है, तो इस ट्रेडिशनल तरीका को जहां तक संभव हो अवॉइड करिए। आप कंफर्टेबल नहीं है किसी आस पड़ोस से, या फिर कई बार बच्चे कई बार ज़्यादा टेक सेवी होते हैं, उनसे समझ लीजिए और आप आईटी के जरिए ही अगर वेरीफाई करेंगे तो ज़्यादा सुरक्षित तरीका होगा। चलिए, मुझे लगता है काफ़ी उपयोगी मौका दिया है सरकार ने, हर कोई इसका इस्तेमाल करना चाहिए जो अब तक अपने रिटर्न को वेरीफाई नहीं कराए हैं। अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। हमारे साथ सबसे पहले कॉलर जुड़ गए हैं मुंबई से, यशवंत शर्मा जी। यशवंत जी, क्या सवाल है आपके? लक्ष्मण जी नमस्कार, और गौरी जी को भी नमस्कार। और इस साल फरवरी में मैंने अपना फ्लैट बेचा था। नमस्कार, और नमस्कार। ये ट्रांजैक्शन वित्त वर्ष 2019-20 में आता है, इसलिए इस महीने के यानी जुलाई के 31 से पहले अगर फ्लैट बेची हुई राशि को मैंने किसी प्रॉपर्टी में निवेश नहीं किया तो मुझे पूरी राशि कैपिटल गेन्स अकाउंट में रखनी पड़ेगी। अब क्योंकि इस साल इंडिविजुअल के लिए रिटर्न फाइल करने की तारीख
जुलाई 31 से बढ़कर नवंबर 30 की गई है, तो क्या ये एक्सटेंशन कैपिटल गेन्स अकाउंट के लिए भी लागू होगा? और इसी से जुड़ा हुआ मेरा दूसरा भी सवाल है, अगर मैंने 31 जुलाई से पहले अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में निवेश किया, जहाँ पे 10-15% डाउन पेमेंट देना पड़ता है और बाकी रकम 2-3 साल तक 10-12 किस्तों में देनी पड़ती है, तो ऐसी सिचुएशन में भी क्या मुझे कैपिटल गेन्स अकाउंट ओपन करना जरूरी पड़ेगा? देखिए होता क्या है, जब आप कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं तो आपको विद इन 3 इयर्स या तो घर को कंस्ट्रक्ट करना होता है या परचेज करना होता है, उसकी टाइमलाइन अलग होती है। तो आप अगर वो सब आप नहीं कर पाते तो आपको अपनी ये जो रकम है इसको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में रखना होता है। तो ये जो कंस्ट्रक्शन वाला आप बता रहे हैं अंडर कंस्ट्रक्शन में करा है, तो आप अपना कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में इसको जमा कराइए और जब जब आपको पैसा चाहिए, जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट चाहिए, आप उसमें से विड्रॉ करा सकते हैं। दूसरा सवाल है कि आपको ये कब तक कराना है, क्योंकि 31 जुलाई लास्ट डेट होती है, जिसको बढ़ा करके 30 नवंबर कर दिया गया है इस साल। तो आपको शायद कंफ्यूजन हो रही है कि 31 जुलाई लास्ट डेट है या 30 नवंबर लास्ट डेट है। तो दोनों में से कोई भी लास्ट डेट नहीं है, लास्ट डेट बढ़ा करके 30 सितंबर कर दी गई है। 24 जून को जो प्रेस रिलीज आया उसमें स्पेसिफिकली लिखा है कि ये जो 54 सेक्शन की फैमिली है, इसमें आपको जो भी परचेज, कंस्ट्रक्शन या इन्वेस्टमेंट करनी है, उन सब की तारीख को बढ़ा करके 30 सितंबर कर दिया है। तो आप 30 सितंबर से पहले इसको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा करा दीजिए। चलिए, आप मुझे लगता है कि आपने यशवंत जी की बहुत बड़ी टेंशन दूर कर दी, क्योंकि वो तारीख को लेकर थोड़े से चिंतित थे, लेकिन ये नई तारीख है जो आपको काफ़ी लंबा वक्त मिल रहा है। अगला सवाल हमारे पास ईमेल के जरिए आया है शोभा जी का। शोभा जी के बेटे हैं, वो यूएस में पढ़ाई कर रहे हैं और पीएचडी कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी वहाँ से पीएचडी के तौर पर स्कॉलरशिप भी दे रही है और स्कॉलरशिप का जब पैसा उनके पास आता है तो टैक्स काट लिया जाता है वहीं पर। अब शोभा जी ये जानना चाहते हैं कि चूंकि टैक्स वहाँ पर कट गया है, तो क्या हमको यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न में इसको दिखाने की जरूरत है, क्या इस पर टैक्स देने की जरूरत है? और दूसरा एक जानकारी ये भी दे रही है कि इनका बेटा जो है इनकम टैक्स के ब्रैकेट में नहीं आता है। गौरी, देखिए, सबसे पहले तो जो स्कॉलरशिप का पैसा होता है वो कुछ केसेस में टैक्सेबल और कुछ केसेस में नॉन टैक्सेबल होता है, यूजुअली नॉन टैक्सेबल होता है। अब हम बात करें कि वहाँ पे टीडीएस कट रहा है और वो वहाँ पे अपनी रिटर्न भी भर रहे होंगे। अब इंडिया में उनको रिटर्न भरनी है या नहीं, वो देखा जाएगा कि उनकी इंडिया में कोई इनकम है कि नहीं और वो इंडिया में रेजिडेंट है कि नहीं। मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपकी इंडिया में कोई इनकम नहीं है। अब आप देखेंगे कि आप वो रेजिडेंट हैं कि नहीं। रेजिडेंट हैं कि नहीं देखने के लिए कुछ लिमिट होती है, आप उन लिमिट्स को देखिए, उनके डेज कैलकुलेट करिए और उनका रेजिडेंशियल स्टेटस आप पता लगाइए। अगर वो इंडिया में नॉन रेजिडेंट हैं तो उनको यहाँ पे वो वाली जो स्कॉलरशिप में जो इनकम आ रही है वो दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। बट अगर वो इंडिया में रेजिडेंट होते हैं तो उनकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो जाएगी इंडिया में और उनको इंडिया में रिटर्न भरनी होगी अगर उनकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है। हालांकि यहाँ पे इन्होंने साफ कर दिया कि टैक्सेबल इनकम नहीं है, एक रेजिडेंट वाली बात जरूर है जिसका उनको ख्याल रखना पड़ेगा। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से वीके मलिक साहब। मलिक साहब, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। हाँ, नमस्कार जी। मैं सैलरीड पर्सन हूँ और मैं ITR 1 में रिटर्न अपनी फाइल करता हूँ और मैं लेकिन अक्टूबर 19 में हमने अपनी जॉइंट प्रॉपर्टी पेरेंटल जो मेरे को मिली, मैंने अपना हिस्सा जो है वो बेच दिया और जो मैंने बेचा मेरे को जो अमाउंट मिली वो TDS कट के मिली और फिर मैंने 1 महीने के अंदर ही एक और फ्लैट अपना खरीदा, वो ऑफ द लोअर वैल्यू, और जो मैंने जो पेमेंट किया मैंने भी TDS काटा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस, जो सारा ये अकाउंटिंग है, लेन देन है, ये मुझको अब ये डिटेल सबमिट करनी है। तो कौन सा फॉर्म यूज करना पड़ेगा? एंड आई वांट दिस फेसलेस दिस सबमिशन बिकॉज बीइंग ए सीनियर सिटीजन आई वांट टू अवॉइड गोइंग टू ऑफिस। देखिए, आप यूजुअली ITR 1 भरते हैं, लेकिन इस बार आपको कुछ कैपिटल गेन से इनकम और आपने वो इन्वेस्टमेंट करी है, तो ये जो सारी जानकारी है आपकी सेल और परचेज की, ये आपको सरकार को ज़रूर देनी होगी। तो आप अब ITR 1 नहीं भर पाएंगे, अब आपको ITR 2 का यूज़ करना होगा अगर आपकी और कोई बिजनेस इनकम नहीं है। और आप ITR 1 भरते थे तो आपकी बिजनेस इनकम शायद होगी ही नहीं, तो आप ITR 2 भरिए। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर है, लेकिन आप थोड़ा सा अगर ध्यान से शेड्यूल CG को देखेंगे तो आप खुद से इसको भर पाएंगे। आपको ये सारी जानकारी शेड्यूल CG में देनी होगी। चलिए, अब सवाल जवाब का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी कि TDS, एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट में क्या है अंतर, क्योंकि अक्सर लोग इसमें अंतर करना भूल जाते हैं और फिर परेशानी में फंस जाते हैं। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, इसका जवाब देंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है टैक्स गुरु में। आपके सवाल लेंगे और उन सवालों का जवाब भी देंगे, लेकिन इससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी जो हमारे टैक्स गुरु आपको बताएंगी वो ये है कि अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं सेल्फ असेसमेंट, टीडीएस और एडवांस टैक्स में अंतर करने को लेकर के, और इस गलती की वजह से कई बार मुसीबत में फंस जाते हैं। गौरी, मेरे दर्शकों को ये बताइए कि आखिर कहां पे ये अंतर है तीनों में, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट और टीडीएस में, और जिसका खास ख्याल टैक्स पेयर्स को रखना चाहिए। बिल्कुल लक्ष्मण, तीनों में काफ़ी अंतर है। हम इसको सेम समझ लेते हैं। कई लोग समझ लेते हैं कि टीडीएस कट गया तो अब कोई टैक्स जमा कराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, जो टीडीएस होता है वो ऐसे कटता है जैसे मैंने किसी को सर्विस दी और वो मुझे पेमेंट कर रहा है, तो वो एक फिक्स्ड रेट पे, फ्लैट रेट पे वो टीडीएस काटेगा। वो 1% हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है। लेकिन जो मेरी इनकम है, जो मेरा स्लैब रेट है, हो सकता है वो 5% स्लैब में आती हो सकता है वो 30% स्लैब में आती हो। तो जो डिफरेंस अमाउंट होता है वो मुझे सरकार को जमा करना होता है या सरकार से रिफंड लेना होता है। अब मान के चलते हैं मेरा 10% टीडीएस कट गया और मैं आती हूँ 30% ब्रैकेट में, तो मैं अपने पूरे साल की जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उस पूरे फाइनेंशियल ईयर की मैं अपनी इनकम को साल के शुरुआत में ही एस्टिमेट करूंगी कि मुझे इतनी इनकम होने वाली है। उस एस्टिमेट के हिसाब से अगर मेरी टैक्सेबल इनकम जो मेरी टैक्स पेबल है अमाउंट वो 10,000 से ज़्यादा आता है, तो मुझे एडवांस टैक्स की लायबिलिटी बनती है और उसको मुझे 4 इंस्टॉलमेंट में ड्यूरिंग द ईयर पे करना होता है। अगर मैं ये एडवांस टैक्स पे नहीं करती तो जब मैं अपनी रिटर्न फाइल करूंगी तो मुझे इंटरेस्ट लग सकता है और ये कई बार काफ़ी ज़्यादा अमाउंट हो जाता है, क्योंकि अगर लाखों में आपका टैक्स पेबल बन रहा है तो इसका इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा होगा। अब मान के चलते हैं मैंने एडवांस टैक्स भी पे कर दिया, तो ज़रूरी तो नहीं है कि जो मैंने अपनी टैक्स लायबिलिटी एस्टिमेट करी थी एग्जैक्टली उतनी मेरी टैक्स लायबिलिटी होगी, उसमें कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। तो जब मैं अपनी रिटर्न फाइल करूंगी तब मैं जो टैक्स अगर मुझे पे करना है तो उस टाइम पे जो मैंने टैक्स पे करा है उसको हम बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स। और अगर हमारा टैक्स पहले ज़्यादा पे हो चुका है और रिफंड बनता है तो जब हम रिटर्न फाइल करेंगे तो हमारा रिफंड आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे क्लाइंट आपके पास आते हैं जो इस तरह कंफ्यूजन में रहते हैं, इसलिए आप इतनी क्लैरिटी के साथ चीज़ों को बता पा रही हैं। चलिए, दर्शकों को भी इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए। और अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। फिर से हमारे साथ कॉलर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं बरेली से नरेंद्र कुमार सिन्हा जी। नरेंद्र जी, क्या उलझन है आपकी? जी, मेरा टीडीएस 26 क्यूबी का है, प्रॉपर्टी टैक्स का है। एज ए बायर हमने 1% टैक्स जमा किया था। अब सेलर ने वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया, इसलिए हमने एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया। अब मुझे उस टीडीएस जो जमा किया था उसका रिफंड लेना है। रिफंड लेने के लिए मैंने ट्रेसेस फॉर्मेट यूज किया, वह सबमिट नहीं हो पा रहा है। उसमें चालान स्टेटस क्वारी में आता है कि अमाउंट अवेलेबल एज पर ओल्ड टास्क इज 0, लेकिन जब हमने उसको इंक्वायरी स्टेटस में पाया तो उसमें 3 में वह रिसीव हुआ है 20/3/2020 को। इसके लिए हमने ट्रेसेस से कॉरेस्पॉन्डेंस भी किया, ईमेल भी किया। वो कह रहा है कि इसमें आप करेक्शन कीजिए। इनमें हमारे सारे पर्टिकुलर सही हैं, किसी भी गलती नहीं है, तो फिर क्या करेक्शन करना है ये नहीं बता रहा है। देखिए, इस केस में आपको मैं आप बता दूं कि ऑनलाइन रिफंड का प्रोसीजर होता है, वो शायद आप जानते हैं। आपको ट्रेसेस पे लॉगिन करना होगा और रिक्वेस्ट फॉर रिफंड डालना होगा। उसको आपको डिजिटल सिग्नेचर भी चाहिए होते हैं। फॉर्म 26B जनरेट होगा और वो आपको असेसिंग ऑफिसर को जाके जमा करना होगा। अब आपका जो डिफरेंस आ रहा है, आपका जो ओल्ड टास्क में 0 दिखा रहा है या जो आपका टेक्निकल एरर आ रहा है, ये आप ऑनलाइन सॉल्व ना करने के बजाय आप असेसिंग ऑफिसर से पर्सनली जाके मिलिए, उनसे रिक्वेस्ट करिए, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आप साथ लेके जाइए कि आपने ये टीडीएस काटा था, आप ऐसे रिफंड की एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं और आपको ये दिक्कत आ रही है। डेफिनेटली वो हेल्प करेंगे। अभी हो सके तो थोड़ा सा रुक जाइए, अभी डिपार्टमेंट जाना इतना सेफ नहीं है, बट अगर आपके पास समय कम है, आपको रिफंड अभी चाहिए, तो आप जा सकते हैं और असेसिंग ऑफिसर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वो डेफिनेटली इसका समाधान आपको देंगे। अगर फिर भी समाधान नरेंद्र जी नहीं निकलता है तो आप टैक्स गुरु को लिखिएगा, हम इसको समाधान दिलाने की कोशिश करेंगे। और ये सारे सवाल जवाब थे इनकम टैक्स से जुड़े हुए, और भी कई सारे सवाल इनकम टैक्स से, लेकिन इस बीच हमारे पास जीएसटी जुड़े कई सारे सवाल आते हैं, दोनों में बैलेंस बिठाना पड़ता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं जीएसटी से जुड़े सवालों का जवाब देने के लिए।
चलिए, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम जीएसटी जुड़े सवालों का जवाब देंगे, तो हमारे साथ चेन्नई से नरेंद्र कुमार कोठारी साहब फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कोठारी साहब, क्या उलझन है जीएसटी पर आपकी? जी सर, नमस्ते। हम लोग सर ई कॉमर्स और टेली शॉपिंग में काम करते हैं नमस्ते। और हमारा जो प्रोडक्ट स्लैब है वो 12% कैटेगरी में आता है। बट जब हम इन पोर्टल्स के थ्रू जब हम सेल्स करते हैं तो हमें कमीशन इनपुट मिलता है जिसका परसेंटेज 18% होता है। और इस वजह से जब हमारा ओवरऑल जीएसटी जो इनपुट आउटपुट जब कैलकुलेट करते हैं तो हमें इनपुट एक्सेस रहता है। और ये एक्सेस जब हम डिपार्टमेंट से क्लेम करते हैं तो वो ये कह के रिजेक्ट कर देते हैं कि सर ये आपका सर्विस इनपुट है और सर्विस इनपुट को हम रिफंड नहीं कर सकते, आपको इसको एडजस्ट ही करना होगा। अभी क्योंकि हम 100% ई कॉमर्स और टेली शॉपिंग में ही काम करते हैं, हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है कि हम इसको कहीं और एडजस्ट कर पाए। और इस वजह से जब से जीएसटी आया है तब से हमारा काफी अमाउंट इसमें ब्लॉक होता ही जा रहा है। अभी लगभग ऐसी पोजीशन आ गई है कि हमारी सारी वर्किंग कैपिटल जीएसटी के अंदर ब्लॉक हो चुकी है और हम हेल्पलेस है कि हम अभी हमारा बिजनेस कैसे कंटिन्यू करें। हम लोग हमारे बिजनेस टर्नओवर कम हो गए, तो हमें कुछ सोल्यूशन नहीं दिख रहा है इसका। देखिए, अनफॉर्चुनेटली आप जो कह रहे हैं वो ठीक है। जब हम जीएसटी की बात करते हैं और जीएसटी में आपका रिफंड जो आपने पे कर दिया है उसका रिफंड बनता है, तो यूजुअली जीएसटी उसका रिफंड नहीं देता है। अब दो केसेस होते हैं जिसमें इसका रिफंड मिल जाता है। पहला तो एक्सपोर्ट, दूसरा इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर जो आपका केस है, जहाँ पे आप जो टैक्स दे रहे हैं वो ज़्यादा है और जो ले रहे हैं वो कम है, तो आपका जो बैलेंस है वो जीएसटी में खड़ा रहता है और आपके क्रेडिट लेजर में वो रिफ्लेक्ट करता रहेगा। और जब आप उसकी रिफंड की एप्लीकेशन देंगे तो वो कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विस, इन दोनों का रिफंड आपको नहीं देता और आपका इनपुट सर्विस में आ रहा है। तो डिपार्टमेंट बिल्कुल ठीक कह रहा है कि इसका रिफंड नहीं मिलता और आपको इसको एडजस्ट ही करना पड़ेगा। आगे उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पे कोई क्लैरिफिकेशन लेके आए, उसका कुछ सोल्यूशन लेके आए, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, ऐसे बहुत लोग हैं जो इस दुविधा में पड़े हुए हैं। चलिए, अगला सवाल हमारे पास आया है ईमेल के जरिए जतिंदर पाल सिंह का। दरअसल 2019 में इन्होंने अगस्त और अप्रैल महीने का आईटीसी क्लेम नहीं किया था। अब ये पूछ रहे हैं कि क्या अब हम ये आईटीसी क्लेम कर सकते हैं क्या। दूसरा सवाल इनका यह है कि मार्च और अप्रैल का मंथली रिटर्न फाइल कर चुके हैं, लेकिन साल 2019 के चौथे क्वार्टर का रिटर्न फाइल करना इनको बाकी है। तो क्या अब इसको रिटर्न फाइल कर सकते हैं? अगर हाँ, तो इसकी आखिरी तारीख क्या है? देखिए, सबसे पहले तो आपने जो अगस्त और सितंबर आपने शायद कहा, उसमें आपने जो क्लेम नहीं करा इनपुट, वो आप इस महीने में क्लेम कर लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। जो आपने लास्ट क्वार्टर की अपनी रिटर्न नहीं भरी है क्वार्टरली, यानी कि जीएसटीआर 1 आपने नहीं भरी होगी, वो भरने की लास्ट डेट 17 जुलाई थी, लेकिन आप उसको भर सकते हैं अभी भी। आप जितना जल्दी हो सके उसको भर दीजिए, लास्ट डेट निकल चुकी है। लेकिन चलिए, फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि महत्वपूर्ण बात कि अगर आप गुड्स के साथ साथ सर्विसेज में भी लगे हुए हैं तो क्या आप कंपोजिशन स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक फिर से आपका स्वागत है टैक्स गुरु में। एक बहुत ही पेचीदा मामला सामने आया है। दरअसल ईमेल के जरिए सुमित खन्ना जी ने सवाल भेजा है और सवाल काफी दिलचस्प है। ये घर के सजावट का सामान बेचते हैं और इनका सालाना टर्नओवर करीब 75 लाख के आसपास है और एक कंपोजिशन स्कीम का फायदा अभी उठा रहे हैं। लेकिन इनका जो बेटा है वो इंटीरियर डिजाइनिंग का कारोबार करते हैं, वो सर्विसेज देते हैं इंटीरियर डिजाइनिंग का। अब इनका बेटा चाहता है कि पिता के कारोबार में हाथ बटाएं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे जीएसटी की एक उलझन आ गई है। उलझन ये आ गई है कि खन्ना साहब का मानना है कि अगर बेटा मेरे कारोबार में हाथ बटाएगा तो वो तो सर्विस का कारोबार है, हम दे रहे हैं गुड्स का कारोबार, और दोनों का टर्नओवर मिल जाएगा तो ये 1.25 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो जाएगा। अब ये पूछना चाहते हैं कि क्या हम कंपोजिशन स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। गौरी, देखिए, सबसे पहले तो आप अभी कॉम्पोजिशन का फायदा उठा रहे हैं क्योंकि आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे है। तो जब आप गुड्स को सेल कर रहे हैं तो आपको कुछ लिबर्टी मिलती है सर्विसेज को भी देने की, जो होता है या तो 5 लाख रुपए या 10% ऑफ द सेल वैल्यू, जो भी हायर है दोनों में से। अब अगर आपके बेटे आपको ज्वाइन करते हैं, वो प्योरली सर्विस ही दे रहे हैं, तो जब वो सर्विस देंगे तो मैं उम्मीद भी करती हूँ और चांसेस भी हाई हैं कि आपका टर्नओवर 10% से ज़्यादा और आपका 5 लाख से या 5 लाख से ज़्यादा आपका पहुंच ही जाएगा। तो जब ये इतना हाई टर्नओवर हो जाएगा सेल का, तो
तो आप कॉम्पोजिशन का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, आपको कॉम्पोजिशन स्कीम छोड़नी होगी। और सबसे पहले तो अगर आपके बेटे आपको ज्वाइन करते हैं तो ये प्रोप्राइटरशिप से आपको इसको पार्टनरशिप फर्म बनाना होगा। लेकिन अगर आप कॉम्पोजिशन का फायदा लेना चाहते हैं तो आप अपने बेटे को बोलिए कि वो एक अलग प्रोप्राइटरशिप बनाए और उसमें कारोबार करें, ताकि आप अपना कॉम्पोजिशन का फायदा जिस तरह से लेते आ रहे हैं वैसे ही लेते रहें। जैसा कि गौरी ने बताया, अगर सुमित खन्ना जी कंपोजिशन स्कीम का फायदा भी उठाना चाहते हैं और अपने बेटे को कारोबार में शामिल भी करना चाहते हैं तो ये एक बेहतरीन तरीका है। इसके तहत आप अपना टैक्स भी बचा सकेंगे और टैक्स के नियम के दायरे में रहकर अपना कारोबार भी कर सकेंगे, जो कि टैक्स गुरु का आखिरी मकसद भी है। सवाल जवाब का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। गौरी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सारे सवालों का जवाब देने के लिए। अगले शो में फिर हम हाजिर होंगे नए सवालों के साथ। अगर आपके पास भी इनकम टैक्स या जीएसटी जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। हाँ, आप अपने सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। नमस्कार।